नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, टॉप जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का आज 14वां पार्ट रहने वाला है। इस समय 13 पार्ट आ चुके हैं, लिस्ट बनी हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। साथ ही देखिए, मैंने कल वीडियोज में 13वें लेक्चर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, पर आप लोगों ने एक भी आंसर नहीं दिए हैं। मैं इसको 15 लेक्चर करूंगा, उसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हो नहीं रहा है, बस इसका एक वीडियो और आएगा, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बट आप लोग क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप लोग आंसर देते ही हैं। इसका मतलब आप लोग को कोई जो सीरीज है पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगामी जो आपके पटवारी, लेखपाल, पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, सभी के लिए इंपोर्टेंट वीडियोस रहने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवताओं से उनके संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। देवी देवता दिए हुए हैं और उनका शीर्षक यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है यहाँ पे अश्विन, उषा, आर्यनी और मारुत। तो इनको यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। पहला है अश्विन। अश्विन जो है बीमारियों को दूर करने वाले देवता है। ठीक है, फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। अगला है उषा। उषा का हो जाएगा आपका प्रातः की देवी। ठीक है, उषा काल प्रातः की देवी तीसरा हो जाएगा। आर्यनी, आर्यनी का संबंध है वन देवी। और मारुत का है चक्रवात के देवता। ठीक है, तो ये आपका वन हो जाएगा। तो 4 3 2 1। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन है रिसेंटली काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, उसमें से जीएस आती है 25 नंबर की, 5 नंबर की कंप्यूटर के साथ 30 नंबर। तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं ना जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, जो आपने नहीं पढ़े होते हैं। तो राइट ऑप्शन है 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगला है दूसरा क्वेश्चन, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? बनवाली से, लोथल से, सुरकोटटा से या फिर कालीबंगा से? तो ये प्राप्त हुई आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजयसेन? तो ये करवाया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना फिर से। ठीक है, चौथा है, मौर्यकाल में प्रणयम किस प्रकार का कर था? निर्यात कर था, एक सिंचाई कर था, आपातकालीन कर था या फिर भू राजस्व कर था? तो ये था आपका एक आपातकालीन कर था, एक इमरजेंसी टैक्स था। कौन सा? प्रणयम। और किससे काल में? ये था मौर्य काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर मुबारक खिलजी? तो ये है आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपने दरबार में न्याय का घंटा यहाँ पे लगाया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई पीवाईक्यूज नहीं है, ये ओरिजिनल आपके लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे जो आती है। पीवाईक्यूज आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हर एग्जाम में आते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। बट ये आपके कोई एग्जाम में आए क्वेश्चन नहीं, पीवाईक्यूज नहीं है। ये आपके लिए प्रॉपर जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो है आपके लिए। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं कल कमेंट में देखा था, कोई बोल रहा था पीवाईक्यूज के लिए। चलिए, तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग्स, घेरे की नीति, या ये सभी? तो इसमें से कौन सा युग में सुमेलित कह रहा है? तो देखिए, आपके यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर दिखा हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग घेरे की संधि से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड मिंटो को नहीं कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे सहायक संधि नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। सातवां है, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिडगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डचों के, फ्रेंच के, स्पेनिश में या फिर ब्रिटिश में? ठीक है, तो किसकी सहायता से यहाँ पे हैदर अली ने डिडगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी 1755 में? तो ये की गई थी आपकी फ्रेंच के योग से। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, आठवां है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेबर योजना। इस घटनाओं का सही क्रम। देखिए, इसमें से कौन सी घटना कौन से सन में हुई, आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी लगानी है। ठीक है ना, देखिए, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कौन सा होगा? नेहरू रिपोर्ट आती है, पहले कौन सी आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, ये आपका पहला रहेगा। नेहरू रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, के बाद यहाँ पे क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। तो उसके बाद आपका सेकंड वाला यही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 सॉरी 3 2। इसके बाद क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव जब आता है, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है ना भारत में। ठीक है, क्रिप्स मिशन आएगा तो आपका 1 हो जाएगा, और लास्ट में वेबर योजना आती है आजादी से पहले। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नौवां है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन
किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 62वें, 63वें, 65वें या फिर 67वें? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है ना, इसका गठन 65वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से सन में ये हुआ था, ठीक है। 10वां है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? देखिए, इसको मैं याद करने के लिए बहुत बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। देखिए, पहला है 243 का एच, 243 का डी, 243 का ई, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो ई है ना, इसमें तो बात की है 5 ईयर जो रहता है ना, 10 ईयर, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे डी जो है ना, ये है आपके लिए, ठीक है। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। 11वां है, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? जैन, सिख, यूरोपीय या फिर एंग्लो इंडियन? किसको नहीं रखा गया था? तो जैनों को यहाँ पे नहीं रखा गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाएगा। 12वां है, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जो जेंडर बजट होता क्या है, इसमें क्या होता है, महिला पुरुष विशेषज्ञों को सरकार से बजट के एकीकृत करने के लिए, सुकर बनाने के लिए क्या करती है, संस्था पैसा बनाती है। मतलब कहने का मतलब है, पुरुष और महिला में समानता को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको जेंडर बजट कहते हैं। अब यही बात मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जो पहला बजट स्टार्ट हुआ था ना, जेंडर बजट, वो स्टार्ट हुआ था 2007 और 8 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 और 8 में हुआ था। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर जो आपका बजट पास हुआ था, देखिए 2024 और 25 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके जो जेंडर बजट था ना, ये था 14,538.5 करोड़ रुपए। और अभी कुछ 2000 जो नया बजट आया था 25-26 का, इसमें 16,000 के पास आसपास है, ठीक है, करोड़ रुपए। तो इसको देखना एक बार, डेटा डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। तो बजट वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहां पे देखना, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और पहली बार अगर देश की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में, चलो एक क्वेश्चन और है, भारत में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड का तो मैंने बता दिया, 2007 और 8 में स्टार्ट यहाँ पे किया गया था करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड या फिर कनाडा? तो ये लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। 14वां है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना अभी पूछे भी गए थे आपके कहीं शायद एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो देखिए देखिए, आपके लिए क्वेश्चन ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप डेफिनेटली इनको देखते हैं तो एग्जाम में आप जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको वहां पे ये होगा कि हाँ, मैंने पढ़ा नहीं या सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि इन्हीं के आसपास ना क्वेश्चन हमारे फंसेंगे। बस आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए अच्छे से, और अपनी जो रिवीजन है उसको करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसते, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, आपको जो स्टैटिक पोर्शन है ना वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला दिया हुआ है, ये गलत पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ठीक है, पहला तो ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये तो सही है आपका। दूसरा कह रहा है, किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शर्त नहीं है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां है, निम्नलिखित में से वॉरेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक न्यायिक सुधारों में शामिल थे, ठीक है। पहला कह रहा है कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, बिल्कुल सही है ये तो आपका। अगला है जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों को नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया था? भारत के गणराज्य स्वरूप के कारण, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, एक लिखित संविधान के कारण? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। 17वां है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वायुओं की विशेषताएं हैं। बहुत अधिक वार्षिक वर्षा होती है क्या यहाँ पे? ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। अगला है उच्च औसत तापमान रहता है, बिल्कुल सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, हाँ, भी पाया जाता है। तो बिल्कुल चारों सही हो जाएंगे हमारे, तो उपयुक्त सभी हमारे बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। 18वां है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं? अब ध्यान से देखना, कौन सी अटलांटिक सागर की है, कौन सी नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कैनारी धारा, पेरू धारा, ब्राजील धारा या फिर गल्फ धारा, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड में बनाते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह हो गया, ठीक है।
तो देखिए क्या कह रहा है, पेरू की धारा यहाँ पे बहती है, ठीक है। ब्राजीलियन धारा यही रहती है आपकी, ठीक है। गल्फ भी यही रहती है। तो कह रहा है कि अटलांटिक महासागर, अब अटलांटिक महासागर पता होना चाहिए, आर्कटिक महासागर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से जो पेरू की धारा है ना, ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर की धारा यहाँ पे नहीं है, कह रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपका क्या है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन वाला है, ठीक है। और अटलांटिक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ब्राजील है, तो यहाँ पे ब्राजीलियन धारा होती है इस टाइप यहाँ पे, ठीक है। मैप तो प्रॉपर है नहीं मेरे पास, तो ये समझ आता हूँ, समझ जाइए। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जो कनारी की धारा है, तो यहाँ पे ये वाला यूरोप है, ये वाला अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती है आपकी, कौन सी मिलती है, कनारी वाली मिलती है। साथ ही साथ यहीं पे आपको गल्फ ऑफ क्या मिलेगा, गल्फ स्ट्रीम भी मिलेगी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, कौन सी अटलांटिक की नहीं है, तो ये वाला जो है अटलांटिक महासागर वाला हो गया, और ये जो पेरू वाला है इधर ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा पैसिफिक वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है आपका। क्लियर है चीजें, पर देखिए मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सामने आपको मैप लगा होगा, उसको एक बार देख लो आप लोग, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। 19वां है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, मानसून वन भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। 20वां है, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो सबसे कम किसका है यहाँ पे, तो ये है आपका भूटान का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोगिया पत्तन किस देश में स्थित है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में या फिर नेपाल में। तो ये आपका बांग्लादेश में है, ठीक है। वोट की बात कर रहा हूं। 22वां है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कह रहा है। पहला कह रहा है जल एक चक्रीय संसाधन है, ठीक है। जल एक जैविक संसाधन है, जल एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। सत्य कौन सा होगा, इनमें से सभी कह रहा है, तो ये सत्य यहाँ पे जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। 23वां है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, किसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा को क्या कहता है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24वां है, पृथ्वी पर कुल देशांतरण रेखा खींची जा सकती है 180, 181, 360 या फिर 361। तो टोटल कितनी खींची जाती है, 360 खींची जा सकती है। 25वां है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कह रहा है। पहला है, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका ये। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध से घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, नहीं सुई के विपरीत होती है, ठीक है। प्रति चक्रवात में होती है घड़ी की सुई विपरीत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चक्रवात में हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध से घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दक्षिण गोलार्ध बोल दिया है तो भी गलत है, इनमें सभी ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। ओनली आपका वो फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, 25 का आपका ये बिल्कुल राइट है। देखिए आज के पेपर मैंने ज्योग्राफी क्वेश्चन ज्यादा रखे, ठीक है, हर पेपर में अलग कर रहा हूं मैं, कहीं पॉलिटी ज्यादा कर रहा हूँ, कभी हिस्ट्री, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कोई ये पूरा ये नहीं है कि आप पूरा पेपर कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जीएस का। तो इसमें कभी जीएस ज्यादा होंगे, कभी पॉलिटी ज्यादा, कभी हिस्ट्री ज्यादा, कभी ज्योग्राफी ज्यादा, कभी इकोनॉमिक ज्यादा, ठीक है। 26वां कह रहा है, बंदरगाह दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए हैं, और रिसेंट में बंदरगाह वाला भी क्वेश्चन यूके ट्रिपल से पूछ रहा है, मैचिंग फॉलोइंग वाले में, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, तूतीकोरिन, मंगलोर, पारादीप या नवा सेवा। अरे सबको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहली बात, पारादीप उड़ीसा में आपका, ठीक है, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, नवा सेवा महाराष्ट्र में, तो बहुत बार पूछा जाता है। मंगलोर आपका कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, सी, ठीक है, सी, दूसरे का बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, तो सी बी ए डी, तो सी बी वाला कहां है, ए डी। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो कौन सा, देखिए अभी क्या हो रहा है ना, कंबोडिया और यहाँ पे थाईलैंड वगैरह में ना कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे वॉर वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं 2 महीने बाद पेपर है आपका, 50-55 दिन के बाद। तो अभी करंट पेपर जो बनेगा ना इसी टाइम का बनता है, आपसे जुलाई मिड का, जून का, या फिर अगस्त फर्स्ट वीक का। तो इस अभी का करंट पेपर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो फिर बाद में क्या होता है ना, कंट्री का क्या होता है, ये जो कंट्रीज है लाओस है, थाईलैंड, म्यांमार है, ये ना मिली हुई कंट्री है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे बॉर्डर कौन सा शेयर करता है नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ से कोई भी आयोग है इंडिया के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चनों को उठाता है बार बार, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया क्या है, एशिया की मुख्य भूमि में नहीं है, ठीक है। 28वां है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, जयशंकर प्रसाद, माला देसाई या फिर अमृता
प्रीतम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह हो जाएगा। 29 है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मॉर्टेन या फिर हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो दाचीग्राम, या आपको दाचीग्राम जहां होगा तो आप इसको इजीली क्या कर लेंगे तो दाचीग्राम क्या हो जाएगा? कश्मीरी स्टैग। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 30वां है नॉर्मन वॉरलॉक को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कृषि के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, औषधि या फिर शांति के क्षेत्र में? तो ये मिला था नॉर्मन वॉरलॉक को, मिला था आपका पीस के क्षेत्र में। ठीक है, शांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनको दिया था 1970 के टाइम पे। ठीक है। अगला है वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार विकास पर या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिवहन और संचार विकास पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। 32वां है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, बहुत बार पूछता है, एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या फिर नागासाकी में। ठीक है, तो ग्रीन पीस का कहां पर है? तो ये है आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 33 है भारत सरकार द्वारा पोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संबंधित है? कृषि, संचार, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा? तो ये संबंधित है आपका स्वास्थ्य से। ठीक है। 34 है भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, इसके लिए एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई गई थी। तो वो कब बनाई गई थी? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988 में? तो ये बनाई गई थी 1985 में। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35, सूचियों का मिलान करना है, राज्य दिए हुए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। ठीक है, अब देखिए पहला बात कुछ भी नहीं आता है ना, तो उत्तराखंड का तो नंदा देवी आपको पता ही होगा, तो सी का तो 2 करो सीधे। अब सी का 2 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो उसको टिक करो, बस यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। एलिमिनेशन लेटर आनी चाहिए, एग्जाम में टाइम भी बचता है और आपको आगे कुछ चेक भी नहीं करना पड़ता है, आप कंफ्यूज भी नहीं होते हैं वहां पे। ठीक है, तो हम पूरा देख लेंगे। अब देखिए केरल की कौन सी है? अन्नामुडी है, अनाईमुडी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। नागालैंड की कौन सी हो जाएगी? नागालैंड की जगह सारामती हो जाएगी, तो ये आपका कौन सा जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और तमिलनाडु की डोडा बेटा है, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 हो चुका है। ठीक है। 36 है 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, तराई क्षेत्र या फिर कश्मीर घाटी में? तो 16 वन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है वाला रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। 37 है ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपके द्वितीय प्रदूषक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 38 है कोंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र में? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वां है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 4 या 5? तो पारिस्थितिकी पिरामिड आप लोग पढ़ते होंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए अगला है 40वां क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? मनुष्य एवं वन, मृदा एवं जल, जीव एवं वातावरण, इनमें से सभी? तो देखिए जो पारिस्थितिकी है ना, उसके किसके बीच पारस्परिक संबंध है? तो ये है आपका अध्ययन जो करता है जीव और वातावरण का करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 41वां है मसान जोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी, सकरी नदी, मयूराक्षी नदी या फिर दामोदर नदी? तो ये पाई जाती है आपकी मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 42वां है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? चींटी, हिरण, बाघ या फिर लोमड़ी? अब क्या कह रहा है यहाँ पे? प्राथमिक उपभोक्ता की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है चींटी। ठीक है, अब चींटी जो होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? चींटी थोड़ी ये होती है, बाघ भी नहीं होती है, लोमड़ी भी नहीं होती है, तो कौन सी होती है? ये हिरण होता है। हिरण आपका प्राथमिक किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 43वां पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या होता है? वाहिकाएं होती हैं, जलप्रपात होता है, चिप्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो गुल और कुल आपने देखा होगा, कुल कटते हैं ना, गुल वगैरह बनाते हैं आप, पानी वगैरह जो बहता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक वाहिकाएं होती है, वह पानी वगैरह क्या होता है? कुल से निकलता है। ठीक है। 44वां है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जनांकिकी या फिर वायरस विज्ञान? तो देखिए
जनसंख्या में मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात कर रहा है, तो कौन करेगा? ये करेगा आपका जनांजी की करेगा, ठीक है, जनांगी की इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45वां, बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने के कारण क्या है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, बुरादा बर्फ को आसानी से पिघलने नहीं देता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का कारण क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 46वां है, अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तीर्थ यात्रा से, मोक्ष में विश्वास, देवा प्रेम की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका देवा प्रेम की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 47वां है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? एंटोनियो पेरेग्रिनी, अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहिम ओरेंटेलियस या फिर वुलर्ड के द्वारा? तो किसके द्वारा ये कहा गया था? ये कहा गया था अब्राहिम ओरेंटेलियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाना है, ठीक है। मतलब उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा, आपको ऐसे चलना है, ठीक है। पहला कह रहा है कांडला, ठीक है। अब भारत का मैप बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ऐसे बना लो। देखिए अब क्या होगा, कांडला, कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। पहले तो हल्दिया कहाँ है? हल्दिया आपका इधर पड़ेगा, ठीक है। कोची तो आपका बिल्कुल नीचे पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है पारादीप, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर मैप को सही से देखते हैं ना, तो सबसे पहले जो ऊपर आएगा ना, वो आपका आएगा गुजरात वाला, कांडला पोर्ट आएगा। तो पहला आपका कांडला होना चाहिए। तो देखिए कांडला ए में है और कांडला सी में है, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा आपका, ठीक है। फिर होता आएगा हल्दिया, देखिए उसके बाद आएगा हल्दिया, ठीक है। हल्दिया भी दोनों में दिया हुआ है, तो हल्दिया भी ठीक है, ठीक है। लास्ट आएगा कोची वाला, ठीक है। तो कोची वाला दिया है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और पारादीप वाला यहाँ पे तीसरा आएगा, ये दूसरा आया, ये पहला। तो देखिए ऑर्डर बन चुका है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। बस चीजों को ऐसे करना, ये पता होना चाहिए कौन सा पोर्ट कहां पर है और उनकी स्थिति, ठीक है। अब कई बार, अभी तो सिंपल दे दिया था, और बहुत बार क्या होगा ना, महाराष्ट्र वाला भी दे देगा, यहाँ पे नवा सेवा दे देगा। फिर आप पारादीप और नवा सेवा में सोचेंगे कौन ऊपर नीचे होगा। तो एक बार मैप को अच्छे देखना, इनकी जो लाइन होती है ना, उनको कर्क रेखा मकर रेखा भी एक बार देखना, कितनी डिस्टेंस पे कौन से कहां पे चीजें हैं करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में ये फंसाते हैं वाले क्वेश्चन। चलिए 49वां है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जे एम लिंगहोर्ड, विल क्लिंटन, मार्गरेट थ्रेचर या फिर नेल्सन मंडेला? तो माई लाइफ किसकी है? तो ये है आपकी विल क्लिंटन की, बिल क्लिंटन, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50, 51, 52 या फिर 61? तो ये किए थे 50 लोगों ने साइन यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो ये था हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो ये क्वेश्चन जो थे आज ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के, ठीक है, बट अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दें कमेंट में, और आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।